कर चुके थे डायनेमिक मल्टीप्लायर। अब डायनेमिक मल्टीप्लायर क्या है, केन्स ने जो मल्टीप्लायर का कंसेप्ट दिया है वो स्टैटिक मल्टीप्लायर है, जहाँ पे टाइम लैग नहीं है, पर असल में टाइम लैग होता है। तो जहाँ हम मल्टीप्लायर के कंसेप्ट में टाइम एलिमेंट को इंक्लूड कर देते हैं तो वो बनता है डायनेमिक मल्टीप्लायर। ठीक है, तो वेन एवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज्ड it takes lot of time for the income to increase. This increase in income is not immediately कोई इनकम नहीं बढ़ती है, इनकम को बढ़ने में टाइम लगता है। और केन्स ने वो टाइम का गैप जो था वो इंक्लूड नहीं किया था, क्योंकि उसका मानना था कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इस टाइम पीरियड की है तो इनकम भी इसी टाइम पीरियड की बढ़ेगी, जबकि ऐसा नहीं होता, इनकम को जो है बढ़ने में टाइम लगता है। तो वो टाइम का गैप अगर हम इंक्लूड कर देते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड योर डायनामिक मल्टीप्लायर। इसका बच्चे जो टेबल है वही रहेगा जो आपने स्टैटिक मल्टीप्लायर में किया, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे भी एमपीसी हमने सिंपलिसिटी के लिए कांस्टेंट मान के चले हैं और उस तरीके से बढ़ रही है। नेक्स्ट है हमारे पास डायनेमिक मल्टीप्लायर में हमारे पास दो टाइप्स आती हैं, सिंगल इंजेक्शन एंड मल्टीपल इंजेक्शन। सिंगल इंजेक्शन का मतलब है जब आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपने टाइम पीरियड वन में जो इन्वेस्टमेंट की उसका असर धीरे 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 कम होता है। जैसे कि हमने टेबल में भी देखा कि इनकम इंक्रीज जो है धीरे 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 क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो एक वन टाइम अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसका भी असर धीरे 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 कम होता जाएगा। तो इफ़ इन्वेस्टमेंट इज़ इंक्रीज ओनली वंस इट विल रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन द इनकम ओनली वंस, और उसके बाद उसका असर क्या हो जाएगा, कम होते 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 दोबारा पहले वाले लेवल पे आ जाएगी। नेक्स्ट इसका दूसरा है हमारे पास मल्टीपल इंजेक्शन इन्वेस्टमेंट। अब मल्टीपल इंजेक्शन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि आप हर टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, T1 में भी की, T2 में भी की, तो जैसे जैसे आपका टाइम पास हो रहा है आपकी इन्वेस्टमेंट चल रही है। पर हुआ क्या, जो टाइम पीरियड टी में इन्वेस्टमेंट की थी उसका असर ये वाला एरिया जो है वो हुआ, जो टाइम पीरियड T2 में की उसके इन्वेस्टमेंट का असर ये रहा, और T1 की टाइम पीरियड का इन्वेस्टमेंट का असर अब ये रहा। तो पिछले इन्वेस्टमेंट का असर भी है और नई जो आपने इन्वेस्टमेंट की उसका भी असर हो रहा है। तो इन दैट केस इन जो रिज़ल्ट है वो बढ़ता जाएगा और इनकम में जो इंक्रीमेंट होगा वो एज़ कम्पेयर टू सिंगल इंजेक्शन जहाँ आपका जो है इफ़ेक्ट कम होता जा रहा है, यहाँ उल्टा इफ़ेक्ट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इफ़ेक्ट ऑफ द मल्टीप्लायर विल बी परमानेंट इफ़ there is a continuous injection of multiplier in the economy। तो अगर हम लगातार इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इकोनॉमी में मल्टीप्लायर इफेक्ट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सिंगल इंजेक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास लीकेजेस क्या हैं, आइडल सेविंग्स। आइडल सेविंग्स का मतलब है कि आपने पैसा सेव कर लिया, उसे कहीं पे भी आप यूज़ नहीं कर रहे हो, आपने उसे बैंकों में भी नहीं रखा हुआ है। जब आपकी इस तरीके की आइडल सेविंग्स होंगी तो वो पैसा इकॉनमी से निकल गया, और जब पैसा बढ़ी हुई इनकम इकॉनमी से निकल गई तो उसका इफ़ेक्ट भी जो है वो निकल जाएगा। तो अगर आपकी आइडल सेविंग्स बढ़ती हैं तो इन दैट केस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिड्यूस होगा, तो मल्टीप्लायर का इफेक्ट भी रिड्यूस होगा। अब आइडल सेविंग्स मैंने कहा इकॉनमी में से पैसा निकल गया, आपने कहीं पे नहीं रखा, बैंकों में नहीं रखा, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे इससे, जस्ट ऐसे ही आपने रखा है। फिर है हमारे पास परचेज ऑफ ओल्ड शेयर्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अगर आप सेकेंड हैंड शेयर्स परचेज करते हो तो उससे कोई भी नई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, सिर्फ फ़र्क इतना पड़ता है कि आप जो सिक्योरिटी या शेयर होल्डर का नाम है, सिर्फ ऑनरशिप उसकी चेंज होती है, अदरवाइज़ नया कुछ चेंज नहीं होता है। तो दिस परचेज जो है दैट विल लीड्स टू, अगर आप सेकेंड हैंड सिक्योरिटी या ओल्ड शेयर में परचेज करते हो तो अगर उनको परचेज़ किया तो आप कंज्यूम कम करोगे, करोगे तो मल्टीप्लाई की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट है हमारे पास पेइंग ऑफ ओल्ड डेट। अगर आपने अपनी इनकम इकॉनमी में
गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट करने से इनकम जनरेशन हुई, आपकी इनकम बढ़ी और बढ़ी हुई इनकम को आपने क्या किया, पुराने डेट चुकाने में लगा दिया, तो आपकी कंजम्पशन कम हो जाएगी। अगर आपकी कंजम्पशन कम हो गई तो मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट रिड्यूस हो जाएगा। पर यहाँ एक चीज़ और है देखने वाली कि जिसको आपने ओल्ड डेट अपने दिए, जिसको कर्ज़ा आपने वापस किया, वो क्या करता है उस पैसे का, अगर तो वो उसे कंज्यूम कर लेता है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने कंज्यूम नहीं किया, किसी और ने कर लिया, तो इकॉनमी में वो पैसा आ जाएगा, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू रिड्यूस नहीं होगी। नेक्स्ट है इम्पोर्ट। ये एक बड़ा लीकेज है आपके मल्टीप्लायर में कि मनी, अगर आप गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट की, लोगों की इनकम बढ़ी, बढ़ी हुई इनकम में से लोगों ने क्या किया, बाहर से चीज़ें इंपोर्ट कर ली। अगर गवर्नमेंट लोगों ने बाहर से चीज़ें इंपोर्ट की तो उनका पैसा गया बाहर, तो वो बाहर वाले लोगों की इनकम को बढ़ाएगा, ना कि हमारे देश के अंदर के लोगों की इनकम को बढ़ाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेस स्टॉक ऑफ कंजम्पशन गुड्स। अगर इनकम बढ़ी, इन्वेस्टमेंट बढ़ी, उससे इनकम बढ़ी और बढ़ी हुई इनकम से आपने अपनी कंजम्पशन बढ़ाई, पर कंजम्पशन जब बढ़ी तो और चीज़ें प्रोड्यूस नहीं हुई, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही बहुत सारी चीज़ें पड़ी थी, तो नई कोई चीज़ की प्रोडक्शन नहीं हुई। तो जब नई चीज़ की प्रोडक्शन नहीं हुई तब भी आपकी मल्टीप्लाई की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी इन रियल टर्म, क्योंकि रियल टर्म का मतलब है कि नई कुछ नया गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हुई हैं। मनी बढ़ी है, मनी मल्टीप्लायर तो हुआ है, मनी तो बढ़ी आपकी, पर रियल टर्म में वो गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बढ़ी। नेक्स्ट है हमारे पास हाई लिक्विडिटी प्रेफरेंस। अगर जो है किसी को जो है अपने पास बहुत ज़्यादा कैश रखने की आदत है, तो इन दैट केस कंज्यूम कम करोगे, कंज्यूम कम किया तो मल्टीप्लाई इफेक्ट क्या होगा, रिड्यूस होगा। नेक्स्ट है प्राइस आपका इन्फ्लेशन। अगर जो है अगर आपकी जो है इन्वेस्टमेंट हुई, इनकम जनरेशन हुई, इनकम जनरेशन के कारण क्या हुआ कि चीज़ों की सप्लाई ज़्यादा नहीं होने के कारण प्राइजेस बढ़ गए, और अगर प्राइजेस बढ़ गए, इन्फ्लेशन हुई, तो आप बढ़ी हुई इनकम से मुश्किल से वही चीज़ें खरीद पा रहे हो जो आप पहले खरीद सकते थे, तो नया तो कुछ नहीं ऐड हुआ, तो इन दैट केस वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास टैक्सेशन सिस्टम कि अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए तो डिस्पोजेबल इनकम कम, इनकम कम तो कंजम्पशन कम और मल्टीप्लाई इफेक्ट रिड्यूस होगा। पर अगर गवर्नमेंट यही जो टैक्सेस से थ्रू पैसा खर्च कलेक्ट किया है गवर्नमेंट ने, अगर ये आम जनता गवर्नमेंट जो है इकॉनमी में इन्वेस्ट करती है, तो मल्टीप्लाई इफेक्ट आपका रिड्यूस नहीं होगा। फिर है हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनीज़। अगर कंपनीज़ अपने पास ज़्यादा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रखती हैं, तो इन दैट केस इनकम शेयर होल्डर की नहीं बढ़ेगी। अगर उनकी इनकम नहीं बढ़ती है तो इन दैट केस उनकी कंजम्पशन भी नहीं बढ़ेगी और मल्टीप्लाई इफेक्ट जो है वो चेंज नहीं होगा। मतलब आपने ऑन द होल लीकेजेस में करना क्या है, अब हर वो चीज़ जो आपकी कंजम्पशन को बढ़ाती है वो मल्टीप्लाई को बढ़ाएगी, पर जो आपकी कंजम्पशन को कम करती है या आइडल सेविंग्स को बढ़ाती है, ऐसी चीज़ों से लीकेजेस बढ़ती हैं, मल्टीप्लाई इफेक्ट रिड्यूस होता है। तो लीकेजेस बेसिकली है क्या, वो चीज़ें आपने बतानी है जिससे आइडल सेविंग्स या आपकी कंजम्पशन जो है, आइडल सेविंग्स बढ़ती हैं या कंजम्पशन कम होती है, जिसके कारण करके मल्टीप्लाई इफेक्ट जो है वो रिड्यूस होगा। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेशंस। नंबर 1, अवेलेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स। अगर कंज्यूमर गुड्स अवेलेबल हैं, यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ी, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से लोगों की इनकम बढ़ी, उनकी कंजम्पशन बढ़ी, अगर तो गुड्स मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगी तो मल्टीप्लाई इफेक्ट हाई रहेगा। पर अगर गुड्स अवेलेबल नहीं हैं तो क्या आएगी, इन्फ्लेशन आएगी। तो अभी हमने कहा कि अगर इन्फ्लेशन होती है तो मल्टीप्लाई इफेक्ट रियल टर्म में क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। रियल टर्म में मतलब कि नई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हुई। नेक्स्ट है मल्टीप्लायर पीरियड। लॉन्गर द पीरियड स्मॉलर द मल्टीप्लायर। आपका जो है आपका मल्टीप्लायर पीरियड का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट और इनकम बढ़ने के दौरान जो गैप होता है टाइम का, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीप्लायर पीरियड, और जितना ये लंबा होगा उतना ही मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होगा, कम हो जाएगा।
फिर है अब इसमें कम क्यों होगा, अब इस पे भी हम देख लेते हैं। अब इसका कम होने का कारण क्या है कि अगर मल्टीप्लाई पीरियड लॉन्गर है, इट मीन्स इन्वेस्टमेंट आज स्टार्ट हो गई होनी। अगर इन्वेस्टमेंट होगी, लोगों की इनकम जनरेशन होगी। अगर उनकी इनकम जनरेशन होगी, उनकी डिमांड बढ़ी, पर इन्वेस्टमेंट आपकी जो प्रोजेक्ट है उसे पूरा होने में टाइम लग गया, तो इन दैट केस चीज़ों की सप्लाई कम, प्राइजेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन आपका इन्फ्लेशन होगा, मल्टीप्लाई इफेक्ट रिड्यूस हो जाएगा। फिर है लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट पीरियड। अगर तो इकोनॉमी में लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट पीरियड है तो मल्टीप्लाई इफेक्ट ज़्यादा होगा, अदरवाइज कम। वही चीज़ ये आपका यही अवेलेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स वाला ही सिस्टम आता है यहाँ पे। नेक्स्ट है स्टडी फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि यहाँ पर बच्चे हमने वही किया था कि अगर हम मल्टीपल इंजेक्शन वाली बात करें तो इन दैट केस मल्टीपल इंजेक्शंस के कारण क्या होता है, मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ती है। नेट इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, अगर एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो मल्टीप्लायर वैल्यू नो डाउट बढ़ेगी, क्योंकि अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगी तो नेचुरली मल्टीप्लायर की वैल्यू भी बढ़ेगी। नेक्स्ट है हमारे पास नेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी बढ़ेगी हमारे पास। फिर है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, यहाँ बच्चे हमने जो बात की थी वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की बात करता है केन्स। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि वो इन्वेस्टमेंट जो कि गवर्नमेंट ने या किसी ने भी प्रॉफिट मोटिव से नहीं की। तो हम यहाँ पर केन्स की जो भी थ्योरी है, जो हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो उसने सिर्फ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की बात की है। फिर है क्लोज्ड इकॉनमी, नो इम्पोर्ट्स, अगर इम्पोर्ट्स नहीं होंगे तो मल्टीप्लाई इफेक्ट भी आपका रिड्यूस नहीं होगा। इसके अलावा है कि केन्स ने ये भी माना है कि कांस्टेंट मार्जिन ऑफ प्रोपेनिटी टू कंज्यूम है, पर इन रियल वर्ल्ड क्या होता है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है मार्जिन ऑफ प्रोपेनिटी टू कंज्यूम क्या होती है, कम होती है, जिसके कारण करके मल्टीप्लायर इफेक्ट भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलाइज्ड इकॉनमी, मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो इंडस्ट्रियलाइज्ड इकॉनमी में ज़्यादा ऑपरेट करता है। क्यों? क्योंकि जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो वो मैन्युफैक्चरिंग चीज़ों की डिमांड ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू एग्रीकल्चर गुड्स। तो जब इनकम बढ़ी, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की डिमांड बढ़ी, तो इन दैट केस उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए आपके पास इंडस्ट्रीज़ हैं, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है सरप्लस कैपेसिटी इन द कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री, ये फिर वही बात आ गई कि आपकी अवेलेबिलिटी जो है गुड्स की वो कितनी है। अवेलेबिलिटी ऑफ अदर रिसोर्सेज सेम चीज़, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि आप चीज़ों की प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो कि नहीं बढ़ा सकते हो, चाहे आपके पास रिसोर्सेज सरप्लस में पड़े हों, चाहे आपके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी पड़ी हो। नो चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अगर इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होती है तो इन दैट केस मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो भी चेंज होगा। अगर जो है चेंज इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम, मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो आपका चेंज होगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन रिच के फेवर में ज़्यादा होती है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है रिच के फेवर में ज़्यादा होता है तो मल्टीप्लाई इफेक्ट रिड्यूस होगा। अगर पुअर के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो मल्टीप्लाई इफेक्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि एमपीसी पुअर की क्या होती है, ज़्यादा होती है। फिर है नो चेंज इन प्राइसेस, इन्फ्लेशन रेट नहीं होना चाहिए। केन्स ने एक्सेलरेशन इफेक्ट को इग्नोर किया है, क्योंकि उसने ये बात की कि इन्वेस्टमेंट बढ़ने से इनकम बढ़ेगी, पर उसने ये इग्नोर कर दिया कि जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो उनकी कंजम्पशन बढ़ेगी, जब कंजम्पशन बढ़ेगी तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। मतलब जब उनकी कंजम्पशन बढ़ेगी तो गुड्स एंड सर्विसेज और प्रोड्यूस करने के लिए क्या किया जाएगा, और चीज़ों की प्रोडक्शन की जाएगी, तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी, बढ़ेगी। तो केन्स ने इस चीज़ को इग्नोर किया। तो एक्सेलरेशन इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू इंक्रीज इन कंजम्पशन, जस्ट आपका मल्टीप्लायर का उल्टा। और इकॉनमी में एक्सेलरेशन और मल्टीप्लाई इफेक्ट दोनों ही साथ में काम करते हैं। जब भी मल्टीप्लाई इफेक्ट जो है वो ऑपरेट करेगा तो एक्सेलरेशन इफेक्ट भी ऑपरेट करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास इम्पॉर्टेंस ऑफ मल्टीप्लायर। नंबर 1, इनकम प्रोपेगेशन। मल्टीप्लाई इफेक्ट जो है वो हमें बताता है कि अगर जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो इनकम किस तरीके से बढ़ेगी, यानी कि अगर हमें इकॉनमी में इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है तो इन दैट केस हमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना चाहिए।
फिर है इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यानी यहाँ पर इम्पॉर्टेंस आ गई कि अगर इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना चाहिए। फिर है ट्रेड साइकिल्स। ट्रेड साइकिल्स के लिए बेसिक चीज़ ये मान लो कि अगर मल्टीप्लायर फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करता है तो इकॉनमी में आपकी रिकवरी होगी, बूम पीरियड आएगा। पर अगर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में काम करता है तो इकॉनमी में रिसेशन या डिप्रेशन आता है। क्योंकि बूम और रिकवरी क्या है, जब इनकम बढ़ती है, और इनकम कब बढ़ेगी, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। और रिसेशन का मतलब क्या होता है, जब इनकम रिड्यूस होती है। और कारण क्या होता है रिसेशन का, इन्वेस्टमेंट फॉल करती है। जैसे कि अभी अगर हम कहें कोरोना वायरस के कारण जो है प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेवल रिड्यूस हुआ है। तो जब ये इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होगी तो नेचुरल इकॉनमी में इनकम जनरेशन भी रिड्यूस होगी। फिर है फुल एम्प्लॉयमेंट। अगर इकॉनमी में अगर हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देते हैं तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट सब बढ़ेंगे और इकॉनमी में आप फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव कर सकते हो। यानी अगर अगर हम कहें कि इंडियन इकॉनमी में हमें एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ाना है, तो एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ाने का तरीका क्या है कि इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट करो, नई नई इन्वेस्टमेंट्स हों, नए नए प्रोजेक्ट शुरू हों, नई कंपनियां शुरू हों, तो लोगों को काम मिलेगा। तो मेन चीज़ क्या आ गई, इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर है कि उन्होंने कहा है, मान लीजिए कि लेट मार्जिन प्रोपेनिसिटी टू सेव जो है दैट इज़ 0.1। अब 0.1 का मतलब क्या है कि आप अपनी बढ़ी हुई इनकम का 10% जो है वो सेव कर रहे हो। जैसे कि अगर हम कहें कि आपकी इनकम में इंक्रीमेंट हुआ है 10,000 रुपीज़ का, तो 10,000 रुपीज़ में आपने 1,000 जो है वो सेव कर लिया। लेट इनकम इज़, आपकी जो इनकम में इंक्रीमेंट कितने का हुआ है, 1,000 का। इट मीन्स आपने उसमें से कितना सेव किया, 100 रुपये सेव कर लिए। सेविंग आप, अगर आप सेविंग अपनी बढ़ाना चाहते हो, सेविंग बढ़ा के 200 रुपये करना चाहते हो, तो इट मीन्स आपको अपनी इनकम क्या करनी पड़ेगी, डबल करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका मल्टीप्लायर क्या है, 2। तो अगर आप अपनी इनकम डबल करोगे तो इन दैट केस आपको सेविंग एक बार ध्यान से फिर से, आप अपनी बढ़ी हुई इनकम का 10% जो है वो सेव करते हो, ठीक। टारगेट क्या है, सेविंग डबल करना। अब आपको पता है आपकी इनकम कितनी है, 1000, मल्टीप्लाई कितना है, 2। तो अगर आपका टारगेट 200 का सेविंग बढ़ाना है और मल्टीप्लायर आपकी इकॉनमी में है 2, तो इट मीन्स आपको इनकम अपनी 1000 से बढ़ा के 2000 करनी पड़ेगी। तो 1000 रुपये का और इंक्रीमेंट चाहिए, मल्टीप्लाई कितना है, 2। इट मीन्स जितनी इनकम बढ़ाना चाहते हो उसका हाफ आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी। तो इन्वेस्टमेंट कितनी बढ़ेगी, 500। जिसको ये समझ में ना आए वो कॉल करके भी पूछ सकता है। फिर है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब कि गवर्नमेंट ने अपना घाटा पूरा करने के लिए, बजट डेफिसिट पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने अपनी जो है नई करेंसी प्रिंट करवाई। नई करेंसी प्रिंट करके गवर्नमेंट करेगी क्या, किसी ना किसी प्रोजेक्ट में लगाएगी। अगर गवर्नमेंट किसी ना किसी प्रोजेक्ट में वो पैसा लगाती है तो उससे क्या होगा, इनकम जनरेशन होगी। तो इन दैट केस एक तरीके से ये भी कह लो कि अगर आपकी इकॉनमी में एम्प्लॉयमेंट कम है, इन्वेस्टमेंट कम है, और हम कहें कि इन्फ्लेशन रेट नहीं ज़्यादा नहीं है, उस टाइम पे गवर्नमेंट इनकम जनरेशन करने के लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग वाला टूल यूज़ कर सकती है। फिर है पब्लिक इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट डिप्रेशन के टाइम पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा होता, क्योंकि इकॉनमी में डिप्रेशन है, उनकी इनकम, उनको आगे प्रॉफिट नहीं दिख रहा होता, तो वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते। तो उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट में जो कमी आती है उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाती है। उससे इनकम जनरेशन होगी और इकॉनमी रिकवर कर जाती है। फिर है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। अगर आपकी इकॉनमी में डिफ्लेशन है तो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा दीजिए। अगर इकॉनमी में इन्फ्लेशन है तो एग्रीगेट डिमांड को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो एग्रीगेट डिमांड को रिड्यूस करने के लिए तरीका क्या है कि अननेसेसरी जो है कंजम्पशन है, अननेसेसरी जो खर्चे हैं वो कंट्रोल करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इंटरफियरेंस।
अब बच्चे अभी हमने किया पब्लिक इन्वेस्टमेंट का काम किया, तो डिप्रेशन के दौरान पब्लिक इन्वेस्टमेंट होना ये क्या है, कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है जो कि डिप्रेशन से इकॉनमी को निकालने के लिए ज़रूरी है। तो इस तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास क्रिटिसिज्म है कि इनकम और इन्वेस्टमेंट और इनकम में कोई मैकेनिकल रिलेशनशिप नहीं होता, जैसे कि केन्स ने बताया है। केन्स एक तरफ ये कहता है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर रहेंगे, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लाई ज्यूम दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट कंज्यूम वो होल्ड कर दी जाएगी, उससे मल्टीप्लाई इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। एक तरफ केन्स कहता है कि जो सेव किया जाएगा वो इन्वेस्टमेंट में एक्चुअल सेविंग एक्चुअल इन्वेस्टमेंट के बराबर होंगी। दूसरी तरफ वो मल्टीप्लाई के कंसेप्ट में क्या कह रहा है कि जो आपने कंज्यूम नहीं किया, जो सेव कर लिया, वो आपने होल्डिंग कर ली, इट मीन्स इकॉनमी से पैसा निकाल दिया। तो एक तरफ कहता है कि सेविंग इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, मल्टीप्लाई इफेक्ट में कहता है कि अगर आपने सेव कर लिया तो इट मीन्स आपने इकॉनमी में से पैसा निकाल दिया। फिर है कि कोई नया कोई कंसेप्ट नहीं है, सबको पता है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी, तो इसमें नया क्या चीज़ आ गई। फिर है कि कंजम्पशन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी प्रेजेंट इनकम पे डिपेंड नहीं करती है। आफ्टर केन्स बहुत सारे कंसेप्ट्स आए कि हमारी कंजम्पशन जो है हमारी पास्ट इनकम पे भी डिपेंड करती है, हमारी फ्यूचर प्लान्स पे भी डिपेंड करती है, ये सारी चीज़ें भी हैं। एक्सेलरेशन इफेक्ट को इग्नोर किया है। कंप्लीट इन द सप्लाई ऑफ फंड्स एंड सप्लाई ऑफ गुड्स, कंप्लीट यहाँ थी परफेक्ट उसने मानी है कि आपकी जो फंड्स की सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक जो है आपकी फंड्स की सप्लाई है, तो जो कि खुद में पॉसिबल नहीं है। अननेसेसरी इंपॉर्टेंस टू डेफिसिट फाइनेंसिंग दी है। डेफिसिट फाइनेंसिंग सिर्फ और सिर्फ तब ऑपरेट हो सकती है जब इकॉनमी में इन्फ्लेशन नहीं है। अगर इन्फ्लेशन है तो डेफिसिट फाइनेंसिंग को आप यूज़ नहीं कर सकते, वो और जो है इन्फ्लेशन की सिचुएशन को ख़राब करती है। फिर है प्रैक्टिकल डिफेक्ट्स क्या हैं। इट हैज़ मेड इन्वेस्टमेंट अ कैजुअल फैक्टर, जबकि ये कैजुअल फैक्टर नहीं है। इन्वेस्टमेंट कितनी होगी ये डिपेंड करता है इनकम कितनी हो, पहले आपकी इनकम कितनी है और इस इनकम में से आपने सेव कितना किया है, तो ये चीज़ भी मैटर करती है। तो इस तरीके से हमारा मल्टीप्लाई इफेक्ट जो है चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है।